सन मून अब एक गॉड बन चुका था और अब उसे अपनी पहली रेस चूज करनी थी। पहले तो वह फ्रॉगमैन को अपने ही जैसा मानता है क्योंकि उसे इंसेक्ट से जुड़ी पावर मिली है, लेकिन वह इस आइडिया को जल्दी ही रोक देता है। उनकी ट्राइब की नंबर 500 से ज्यादा थी और वह भी बहुत मैसिव पॉपुलेशन के साथ, और उन्हें अभी इन्फ्लुएंस करना बहुत डिफिकल्ट था। तो इसके बजाय उसने छोटी रेस को देखना शुरू किया। तभी उसने एक एक्सपेल्ड लिजर्ड मैन का ग्रुप नोटिस किया और वे सभी उसे परफेक्ट लगे। वे कमजोर थे, थके हुए थे और उम्र में भी बड़े थे। उन्हें अपनी लैंड से निकाल दिया गया था। अब उन्होंने अपनी होप खो दी थी। सन मून के लिए ये वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए एक आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट था। इस सबसे पहले सन मून एक अनबीटेबल प्लेयर था स्ट्रेटेजी गेम्स, पेरिश्ड वर्ल्ड में कई वर्षों तक। एक दिन दूसरी दुनिया से बेस्ट प्लेयर को लाया गया। इनका मिशन सिंपल है, रूल लाइक गॉड और उन्हें अल्टीमेट डोमिनेशन तक लेकर जाना। लास्ट में जो गॉड खड़ा रहेगा वही इस दुनिया का सच्चा गॉड बन सकता है और सब कुछ पा सकता है। जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं उन्हें पूरी तरह डेथ का सामना करना पड़ता है। अब फिर से लिजर्ड मैन की बात करें। उनकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए सन वून बहुत इजीली उनका गॉड बन सकता है। इसके लिए उसे बस एक मैजिक दिखाना है। वह सबसे कमजोर से स्टार्ट करने का डिसाइड करता है, एक घायल लिजर्ड मैन से जो मुश्किल से अपने ट्राइब के साथ चल पा रहा है। भूखे और इंजर्ड लिजर्ड मैन जब डिजर्ट से निकल रहे होते हैं तभी वे सब सडनली रुक जाते हैं। उनके सामने एक इंजर्ड एनिमल जमीन पर पड़ा होता है जो बिल्कुल हेल्पलेस है, जैसे उनके खाने के लिए रखा गया हो। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि एक पल भी नहीं सोचते और उस एनिमल पर टूट पड़ते हैं। वे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हर कोई सब कुछ खुद ही खाना चाहता है। पीछे चल रहा ओल्ड और बीमार लिजर्ड मैन पीछे हट जाते हैं क्योंकि उसे पता होता है कि उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। स्ट्रॉन्ग लिजर्ड मैन सारा फ्लेश और टेस्टी पार्ट खा जाते हैं और पीछे सिर्फ बोन्स छोड़ देते हैं। उनकी ग्रीड इतनी बढ़ जाती है कि वे बोन्स भी बाइट करने लगते हैं। तभी उनमें से एक काइंड लिजर्ड मैन उन्हें रोक देता है और बची हुई सारी बोन्स उठाता है और ओल्ड और सिक मैन को खाने के लिए दे देता है। वे पुअर लिजर्ड मैन बोन्स देखकर भी बहुत खुश होते हैं। वे सब ऐसे खाते हैं जैसे यह उनकी लाइफ का लास्ट मील हो। स्ट्रॉन्ग लिजर्ड मैन अपने काइंड फ्रेंड के इस वर्क से खुश नहीं होते। अकॉर्डिंग टू देम ओल्ड और बीमारों को इतना थोड़ा खाना देना बेकार है क्योंकि वे वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। उनकी इंजरी और भी खराब हो गई है। ये तो मैजिक है कि वे अब तक जिंदा हैं। लेकिन काइंड लिजर्ड मैन उन्हें याद दिलाता है कि पहले एक इंजर्ड लिजर्ड मैन रॉकरैक ने अपनी लाइफ रिस्क में डालकर उन्हें एक डेंजर एनिमल से बचाया था। वह कहता है कि सेल्फिश होने के बजाय उन्हें थैंकफुल होना चाहिए। फिर भी हेल्थी लिजर्ड मैन यही मानते रहते हैं कि इंजर्ड और सिक लिजर्ड एक दिन मर ही जाएंगे। वे आपस में आर्ग्यू करते रहते हैं और फिर रात हो जाती है। सब सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में होते हैं, रॉकरा अपने रॉट हुए वूंड से दर्द में स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके शोल्डर पर पेन होता है और वह आ भरता है। तभी उसे एक ब्लू बटरफ्लाई दिखाई देती है जो जैसे उसका अटेंशन ग्रैब कर रही हो। आफ्टर सम टाइम रैक खड़ा होता है और उस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के पीछे चलने लगता है। कुछ लिजर्ड मैन उसे जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्ली वह जगह छोड़कर जा रहा है, लेकिन रैक क्यूरियोसिटी की वजह से जा रहा होता है। उसे ऊपर कुछ अजीब सा नोटिस हुआ था और वह उसे देखना चाहता था। शायद वह सिर्फ उसे ही दिख रहा था, लेकिन फिर भी वह इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। जब वह ऊपर जाता है तो उसे बहुत सारे बीटल्स एक साथ स्टक हुए मिलते हैं। यह देखकर रैक बहुत खुश हो जाता है। ही अंडरस्टैंड कि यहाँ इतना खाना है कि सब लोग बहुत दिनों तक खा सकते हैं। इस फाइंडिंग से नेबुला खुश हो जाता है। उसने इतने बीटल्स भेजे थे कि पूरा ग्रुप कुछ दिनों तक पेट भर सकता था। नेबुला को शॉक होती है कि ये लोग बिना फाइट के सब कुछ आपस में शेयर कर रहे हैं। इट शोज कि ये लिजर्ड मैन स्ट्रॉन्ग और अच्छे हार्ट वाले हैं। इवेंचुअली रैक गॉड पर बिलीव करने लगता है। हाउ ही प्रोवाइड फूड। वह खुद को गॉड का नेमलेस बैटल गॉड कहता है। यह सुनकर नेबुला को शॉक होता है क्योंकि वह सोच रहा था कि गॉड का नाम बटरफ्लाई से रिलेटेड होगा। फिर भी वह खुश होता है कि ही एक्वायर अ रेस और स्पेशली रैक जैसा काइंड हार्टेड कैंडिडेट मिला। आफ्टर फ्यू डेज लिजर्ड मैन को रहने की सेफ प्लेस मिल जाती है। रैक के शोल्डर की इंजरी कंप्लीटली ठीक हो जाती है। रैक बिलीव करता है कि यह सब नेमलेस बैटल गॉड की ब्लेसिंग से हुआ है। वह दूसरों को भी बैटल गॉड के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है। उसकी इंजरी ओवरनाइट ठीक हो गई थी और अब वहां बैटल जैसे ब्लैक स्केल भी ग्रो कर लिए थे। अब रैक को अपनी पावर पर कॉन्फिडेंस हो जाता है। वह बफलो का हंट करना चाहता है टू प्रूव हिज न्यू पावर। वह स्टैंस को पूरी ताकत से थ्रो करता है और सामने का ट्री टूट जाता है। यह देखकर लिजर्ड मैन शॉक हो जाते हैं। इतनी पावर तो किसी लिजर्ड मैन में हो ही नहीं सकती थी। ये समझने के लिए कि वे यहाँ कैसे आए और रैक बफलो का हंट क्यों करना चाहता है, हम कुछ डेज पीछे जाते हैं। रैक फिर से सेम दिखने वाली हेलुसिनेशंस के पीछे चल रहा था। सभी बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि माइट भी फिर से बीटल का ग्रुप मिलेगा। वे उसी पाथ पर वॉक करते हैं जिसे सिर्फ रैक देख पा रहा था। बट रैक उन्हें वार्निंग देता है कि विंटर आने वाली है और लिजर्ड मैन हमेशा ठंडी हवा की डायरेक्शन से ही विजिबल होते हैं। अगर वे इसी पाथ पर चलते रहे तो कोल्ड से डेड भी हो सकते हैं। ये बात बाकी लिजर्ड मैन को बहुत कंसर्न करती है। वे सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें सच में रैक के दिखाए पाथ पर चलना चाहिए। इवन रैक भी कंफर्म नहीं जानता कि ये विजन उन्हें राइट प्लेस ले जा रहे हैं या नहीं, पर उनके पास कोई और वे भी नहीं है। इसीलिए वे हेल्पलेस होकर इन विजन पर ट्रस्ट करके आगे मूव करते हैं। रियलिटी में रैक को इन विजन्स पर डाउट इसीलिए होता है क्योंकि नेबुला के अंदर अभी पूरा फेथ नहीं है। अगर रैक नहीं होता तो नेबुला खुद सोचता कि वह किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। फिलहाल उसे बस यही बिलीव है कि रैक ट्रस्ट बनाए रखे, तभी वह उन्हें एक अनइमेजिनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकेगा। विजन का रियल टारगेट जाने बिना भी रैक आगे बढ़ता रहता है। इवेंचुअली वे एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड
मिली सेफ्टी सबके बिलीव को बहुत बढ़ा देती है। अब सभी मानने लगते हैं कि नेमलेस बीटल गॉड ने ही उन्हें सेव किया है। नेबुला का गॉड लेवल एक लेवल इंक्रीज हो जाता है और वह लेवल 2 पर पहुंच जाता है। उसका सब एरिया भी 1 से बढ़ जाता है। इस लेवल पर उसे एक न्यू पावर मिलती है, इंसेक्ट सैंक्टिफिकेशन। इस स्किल से नेबुला एक प्रीस्ट चूज कर सकता है और इसके लिए रैक से अच्छा कोई नहीं हो सकता। रैक को मिली ब्लेसिंग उसे गॉड की विल फैलाने में हेल्प करेगी। उस रात जब रैक अपने पीपल के बीच पीसफुली सो रहा होता है तो वह ड्रीम में किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनता है। वह एक सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। वहां एक मिस्टीरियस पर्सन उससे हैंडशेक के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही रैक हाथ बढ़ाता है उसके हाथ में सडनली एक वाटर बफलो का स्कल आ जाता है। रैक तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह स्कल उठाकर उस मिस्टीरियस पर्सन के सिर पर रख देता है। तभी नेमलेस बीटल गॉड पहली बार रैक के सामने मैनिफेस्ट होता है। सुबह होने पर रैक सबको अपने सपने के बारे में बताता है। उसके लोग पूछते हैं कि गॉड के इंटेंशन क्या है और वो बफलो का सैक्रिफाइस क्यों मांग रहा है। बफलो का हंट करने के लिए उन्हें डीप फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा जो बहुत डेंजरस है। लेकिन वे ये भी नहीं भूल सकते कि जिसने बफलो की मांग की है वही उन्हें सेफ प्लेस तक लेकर आया था। फिर भी एक लिजर्ड मैन इसका अपोज करता है। वो कहता है कि ऐसे हंट में पूरा ग्रुप को जाना पड़ेगा और इससे सबकी लाइफ डेंजर में पड़ सकती है। रैक भी मानता है कि वह पूरे ग्रुप को डेंजर में नहीं डाल सकता, इसीलिए डिसाइड होता है कि हंट होगा, लेकिन वह अकेले जाएगा। प्रेजेंट में लौटते हैं। रैक जब अपनी नई स्किल दिखाता है जो पेड़ों को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है तो पूरा ग्रुप शॉक में रह जाता है। एक ओल्ड और इंटेलिजेंट लिजर्ड मैन भी इस सब पर बिलीव नहीं कर पाता। कभी रैक मरने के कगार पर था, उसकी इंजरी वुंड हील नहीं हो रही थी और आज वही जैवलिन से पेड़ गिरा रहा है। जैसे लक उनके साथ हो, रैक को नीचे पहाड़ी पर बफलो का एक पूरा ग्रुप दिख जाता है। ये किसी मैजिक से कम नहीं था। जनरली बफलो का ग्रुप उसी प्लेस पर जाता है जिसे वह नोन हो। इस तरह लॉस्ट होकर यहाँ आ जाना समझ से बाहर था, लेकिन रैक इन बातों को इग्नोर नहीं देता। वह हंग्री बफलो की तरह आगे बढ़ता है जिसे बस हंट और अपने लोगों को खाना खिलाने की विश है। सिंगल स्विंग में ही वह एक बफलो के स्कल पर टारगेट करता है और उसे इंस्टेंट मार देता है। रैक पूरे ग्रुप के लिए रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। उसे देखकर बाकी सभी को भी हिम्मत मिलती है और वे अपने वेपन्स के साथ मैदान में टूट पड़ते हैं। उस दिन बाद में पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है। वे सभी बफलो के स्कल कलेक्ट करते हैं और एक पूरी बफलो को अपसाइड डाउन करके सैक्रिफाइस के रूप में ऑफर करते हैं। सब कुछ रेडी होने पर रैक प्रेयर स्टार्ट करता है। सभी लोग उसके साथ मिलकर काइंड नेमलेस बीटल गॉड से उनकी सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करने की प्रेयर करते हैं। नेबुला ये सब स्काई से देख रहा होता है। ऑफर पूरी तरह सही नहीं होती, लेकिन सबसे जरूरी उनके ट्रू इमोशंस और बिलीव्स होते हैं। नेबुला से मिली लार्ज अमाउंट का फेथ यही प्रूव करता है, इसीलिए नेबुला को कोई कंप्लेंट नहीं होती। सच कहें तो एक न्यू प्रीस्ट के लिए ये बहुत परफेक्ट है। इन लिजर्ड मैन पर नेबुला ने जितना टाइम और हार्डवर्क किया है उसके बाद ये फेथ वो सच में डिजर्व करता है। अब असली प्रॉब्लम ये है कि लिजर्ड मैन आगे चलकर सर्वाइवल कैसे करेंगे। नेबुला ग्रास या फॉरेस्ट का गॉड नहीं है, इसीलिए वह अपने आप ग्रास ग्रो नहीं कर सकता या वाटर डेवलप नहीं कर सकता, लेकिन वह इंसेक्ट्स का गॉड जरूर है। पहले उसने इंसेक्ट खासकर ग्रास हॉपर्स यूज किए थे, उनसे उसने ग्रासलैंड डिस्ट्रॉय किए और बफलो को पहाड़ों से नीचे आने पर मजबूर किया। लेकिन इस टाइम लिजर्ड मैन को एनिमल रेज करने का बिल्कुल भी आइडिया वन नहीं है। वे तो बेबी बफेलो को भी रेज करने के बजाय खा गए। हालांकि नेबुला जानता है कि इस लेवल पर उनसे एनिमल रेजिंग की उम्मीद करना बहुत ज्यादा है। ये ओएसिस भी फ्यूचर में बिग पॉपुलेशन को मैनेज करने लायक स्ट्रांग नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसे ही रही तो लिजर्ड मैन कुछ ही ईयर में फिनिश हो जाएंगे। अभी उन्हें फार्मिंग या एनिमल रेजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिससे उनका फ्यूचर काफी ब्लीक दिखता है। ऑफ कोर्स नॉलेज और स्किल्स एक रात में नहीं सीखे जा सकते और उन्हें डायरेक्ट टीच करना रूल्स के अगेंस्ट होगा। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन नेबुला को भरोसा है कि वे धीरे धीरे सही ट्रैक पर आ जाएंगे। इसी स्टार्टिंग के लिए वह अपने करंट प्रीस्ट को एक स्मॉल ब्लेसिंग देता है। अगले दिन सैक्रिफाइस के बाद रैक बफलो की बोन्स से बने ऑल्टर को एग्जामिन कर रहा होता है। पिछली रात उसने एक बहुत परेशान करने वाला सपना देखा था जो साफ तो नहीं था, लेकिन मन को अंदर तक डिस्टर्ब कर गया था। जब उसका दोस्त जाल उससे इस बारे में पूछता है तो रैक बताता है कि सपने में ऑल्टर बुरी तरह कांप रहा था, ओशन सूख रहा था, फिश पकड़ने के लिए बची नहीं थी और लैंड इतनी ज्यादा ओवर फार्म हो चुकी थी कि उसमें और प्लांट्स ग्रो करना इंपॉसिबल हो गया था। लेकिन जाल मानता है कि वरी की कोई बात नहीं है, बिकॉज उनका गॉड क्लियरली उनकी अच्छी केयर कर रहा है। रैक भी पूरे दिल से अपने गॉड पर बिलीव करता है और उसे पूरा ट्रस्ट है। लेकिन अगर वह ड्रीम सच में कोई वार्निंग थी तो अगर उन्होंने इन साइंस को नहीं समझा और सही स्टेप नहीं उठाए तो ये उनके गॉड की विश के अगेंस्ट जाने जैसा होगा। यही बात रैक को अंदर से डिस्टर्ब कर रही थी। जब वह ऑल्टर के ऊपर बैठा होता है तो उसे कुछ स्केरी दिखाई देता है और वह जाल को पास बुलाता है। दूर से उन्हें एक बड़ा ग्रुप सीधा उनके ओएसिस की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। रैक इंस्टेंट समझ जाता है कि उसके ड्रीम में ऑल्टर क्यों शिवर कर रहा था। उनकी फॉर्मेशन, डस्ट क्लाउड और स्ट्रक्चर देखकर साफ है कि यह लिजर्ड मैन का ग्रुप अच्छे इरादे से नहीं आ रहा। रैक और उसके दोस्त उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। ब्लू स्केल्स, हल्किंग साइज और बीस्ट एनिमल पर वे राइड कर रहे हैं। सब कुछ एक ही बात बताता है, द ब्लू लेदर ट्राइब, वही ट्राइब जिसने उनका पुराना घर छीन लिया था और उन्हें एग्जाइल में धकेल दिया था। लगता है ये लोग किसी नई प्लेस की सर्च में हैं जिसे वे ऑक्यूपाई कर डिस्ट्रॉय कर सकें। सिंस ओएसिस दूर से दिखाई नहीं देता, वे कोइंसिडेंटली सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। रैक बस यही प्रे करता है कि वे बिना कुछ देखे आगे निकल जाएं। लेकिन तभी ओएसिस का एक लाउड माउथ स्काउट जोर से चिल्ला देता है और ब्लू लेदर ट्राइब का अटेंशन तुरंत उनकी ओर चला जाता है। सब मेस्ड अप हो जाता है। फिर भी रैक इसे बैड फॉर्चून नहीं मानता। उसे लगता है शायद यही बेटर है, शायद यही उनके गॉड की दी हुई एक मिशन है। एक मिशन ब्लू लेदर ट्राइब के पकड़े गए लिजर्ड मैन को अपने साथ मिलाने का, एक मिशन ब्लू लेदर ट्राइब को अपनी आर्मी में मर्ज करने का। रैक को पूरा यकीन है कि यह गॉड की विश है, वरना उनका गॉड उनके पुराने राइवल को सीधे ओएसिस तक क्यों लाता। और जब रैक उन नॉन ब्लू बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखता है तो उसका शक पक्के यकीन में बदल जाता है। ये गॉड की विश है और वह इस पर क्वेश्चन नहीं करता। उसका काम सिंपल है, गॉड के अपोस्टल की तरह अपना रोल निभाना। दूसरी ओर नेबुला सब कुछ होते हुए देख रहा है और रैक पर बहुत प्राउड फील कर रहा है। रैक को ब्लू लेदर ट्राइब पर विन अचीव करनी
करनी होगी और उन्हें अपने लोगों में मर्ज करना होगा। इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी और नए ग्रोथ के ऑप्शंस खुलेंगे। नेबुला को सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है वह है रैक का डिसीजन लेने का तरीका। उसने ये रास्ता खुद चुना है। इससे क्लियर दिखता है कि रैक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला एनिमल है। वैसे वह पहले ही लेवल 14 पर पहुंच चुका है। एनिमी ग्रुप का सामना करते हुए भी उसने अलाइंग करने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। यही स्ट्रेंथ उसे फ्यूचर का लीडर बनने के लिए एक प्राइम कैंडिडेट बनाती है। अब नेबुला को बस इतना करना है कि रैक की फेथ को और स्ट्रॉन्ग करे ताकि उसके फैसले अपने आप नेबुला के इंटरेस्ट के टाइप हो। अब ब्लू लेदर ट्राइब के लीडर की ओर सीन जाता है। वह फैट बास्टर्ड स्कॉफ करते हुए पूछता है कि क्या यह ओएसिस उनका है। हमारे लिजर्ड मैन भी उतनी ही नेगेटिव भरी आवाज में जवाब देते हैं और उन होबोस से अपने एरिया से आउट हो जाने को कहते हैं। फैट एस फिर एक और स्टूपिड क्वेश्चन करता है कि इस जगह में स्पेशल क्या है। रैक आगे बढ़ता है और पीसफुली समझाता है कि यही वह प्लेस है जहां उनका गॉड रहता है, नेमलेस बीटल गॉड का क्षेत्र। जैसा कि उम्मीद थी, लीडर फिर से हंसता है। उसे समझ नहीं आता कि कोई गॉड रैक जैसे वाइल्ड से बात क्यों करेगा। अब वह और बात नहीं करना चाहता। वह रैक को तुरंत वहां से चले जाने का ऑर्डर देता है। अगर वे पीसफुली चले जाएं तो वह प्रॉमिस करता है कि कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। रैक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है और क्लियर कह देता है कि ब्लू लेदर ट्राइब उन्हें हरा नहीं सकती, चाहे उनकी क्वांटिटी कितनी भी हो। लीडर को लगता है कि रैक पागल है क्योंकि वह अपने भारी डैमेज की कंडीशन को इग्नोर कर रहा है, लेकिन रैक वही डीट कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल रखता है और डिबेट करने के बजाय सीधे लीडर को चैलेंज देता है। अनसरप्राइजिंगली अपने से कमतर समझे जाने वाले से चैलेंज पाकर बिग बॉस गुस्से से भर जाता है। रैक ब्लू लेदर ट्राइब को ऐसे होमलेस लैम कहता है जिनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी वजह से वह उन्हें एक चांस दे रहा है गॉड की ब्लेसिंग के नीचे जीने का मौका। फैट एस जोर जोर से हंसने लगता है जैसे रैक ने कोई बहुत फनी जोक सुना दिया हो। वह गॉड वगैरह की बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। उसके लिए ताकत ही स्टैंड करती है और रैक की पॉपुलेशन बहुत कम है। फिर भी रैक की विल पावर डिस्टर्ब नहीं हुई। वह अपनी जगह पर स्टैंड करता है और क्लियर कर देता है कि वह पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उसे अपने गॉड पर पूरा ट्रस्ट है। पेशेंस खोकर ब्लू लेदर ट्राइब का लीडर अपने एनिमल पर सवार होकर पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है, एक ही बार में रैक को क्रश करने के इरादे से। रैक अपने गॉड से प्रे करता है कि उसे सामने खड़े एनिमी को हराने की ताकत दे। जैसे ही लीडर पास आता है, रैक का इकलौता वेपन पूरी तरह टूट जाता है। लीडर फिर से पंजा उठाकर उसे क्रश करने वाला होता है। उसी पल नेबुला को दो सिविलाइजेशन के क्लैश की एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आती है जो ऑफिशियली रूप से इन लिजर्डमैन को नेबुला की ट्राइब मान लेती है क्योंकि उसने उन्हें लॉन्ग टाइम से नर्चर किया है और वे काफी समय से उसके एरिया में रह रहे हैं। इस अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट से एक बिल्कुल नई स्किल खुल जाती है, एक ऐसी पावर जो इस लड़ाई को पूरा गेम चेंज कर सकती है। जैसे ही नेबुला इसे एक्टिवेट करता है, सीन वापस रैक पर आता है, ठीक उस टाइम जब अटैक पड़ने ही वाला होता है। टक्कर होने ही वाली थी कि ठीक उससे पहले नेबुला रैक की बॉडी में उतर जाता है। बड़े एनिमल का पंजा जमीन पर जोर से गिरता है। ब्लू लेदर ट्राइब का लीडर हंसने लगता है। उसे लगता है कि रैक क्रश हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूर खड़े रैक पर पड़ती है, उसकी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। रैक ने लास्ट मोमेंट में हमला बचा लिया था। अब नेबुला रैक के अंदर है। इससे रैक को जबरदस्त पावर और फुर्ती मिलती है जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। लीडर फिर से हमला करता है और कहता है कि इस बार वह चूकेगा नहीं। नेबुला अपनी फोरसाइट चालू करता है और फैटी लिजर्ड लीडर की पावर को जज करता है। एरोगेंट होने के बावजूद उसके रिकॉर्ड पेनफुली ऑर्डिनरी हैं। रैक उसे नेबुला के बिना भी हरा सकता था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिस डेंजर एनिमल पर लीडर राइड कर रहा है उससे लड़ना आसान नहीं होगा। उस एनिमल को मैन एंड ड्रेक कहा जाता है, इसीलिए नेबुला रैक की बॉडी पर पोजेस करता है। इस पावर से रैक को एक नया स्किल मिलता है, डिविनिटी डी। एक डी खॉसियर 200 पॉइंट। रैक की हर स्ट्रेंथ में 3 डी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब उसकी पावर सीधे 630 हो जाती है। रैक बिजली की स्पीड से दुश्मन की ओर दौड़ता है और बिना पसीना बहाए उस बड़े ड्रेक को एम्प्टी हाथों से पलट देता है। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यही नेबुला चाहता था। फैटी लीडर भी यह देखकर शॉक में रह जाता है। वह मानने को तैयार नहीं होता और सोचता है कि यह कोई चाल होगी। ड्रेक के नीचे से निकलकर वह रैक पर नाइफ लेकर टूट पड़ता है, लेकिन रैक उसकी लड़ाई का अंत एक जोरदार थप्पड़ से कर देता है। थप्पड़ इतना ताकतवर होता है कि लीडर के पैरों से जान निकल जाती है। अपने लीडर को गिरा देख बाकी सब डर जाते हैं। रैक उन्हें ललकारता है कि अगर हिम्मत है तो आगे आए। जैसा नेबुला ने सोचा था, सब अपने वेपन डाल देते हैं और सरेंडर कर लेते हैं। लड़ाई खत्म होते ही नेबुला रैक की बॉडी छोड़ देता है। रैक को खुद यकीन नहीं होता कि अभी हुआ क्या। उसे लगता है कि शायद उसके गॉड ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। बाद में नए आए लिजर्डमैन ऑल्टर के पास इकट्ठा होते हैं और खाना खाते हैं। वे शॉक रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि रैक का ग्रुप वही लोग हैं जो बहुत पहले जंगल में गायब हो गए थे। डिफिकल्ट सिचुएशन की वजह से उनकी स्किन का कलर ग्रे हो गया था। ग्रे लिजर्डमैन प्राउड होकर अपनी कहानी सुनाते हैं, कैसे उन्होंने बिना नाम नेमलेस बीटल गॉड के अकॉर्डिंग किया जिसने उन्हें इस सुरक्षित जगह तक पहुंचाया, वरना वे जंगल में एक एक करके मर जाते। ब्लू लाइजरमैन को यह विचार बहुत दिलचस्प लगता कि कोई भी भगवान हो सकता है। सच कहें तो अगर रैक ने वह इंसानियत की ताकत न दिखाई होती तो वे यह सब कभी नहीं मानते। अब सीन बदलता है। रैक और उसका दोस्त जाल। जाल बहुत परेशान है। नई ट्राइब जुड़ने से जनसंख्या लगभग 600% बढ़ जाती है। गई है। इतनी पॉपुलेशन में जल्द ही रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं और वे फिर से उसी बैड कंडीशन में फंस सकते हैं। लेकिन रैक को लगता है कि वह जानता है क्या करना है। वे यह जगह छोड़ेंगे। जाल को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिना किसी मंजिल के फिर से जंगल में भटकना सही नहीं है। रैक मानता है कि उनके गॉड पहले ही अपना विल एक्सप्रेस कर चुके हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन न्यू जॉइंट ब्रदर्स में छुपा है। यूनिटी के जरिए वे आगे का रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। अगले दिन कुछ ग्रे लिजर्ड मैन मरे हुए लीडर के एनिमल को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक बड़े लिजर्ड मैन का नाम यूरी है। काफी कोशिश के डिस्पाइट वे उसे कंट्रोल में नहीं कर पाते। तभी रैक वहां आता है। ड्रेक उसे
देखकर कांपने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे एक ही वार में वह बेहोश हो गया था। डर के मारे वह पीछे हट जाता है, लेकिन रैक उसे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि खाना देने आया है। वह उसे कुछ रूट्स देता है। जानवर पहले हेजिटेट करता है, फिर धीरे धीरे खाने लगता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब तक जैसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया था, वह रैक के पास आते ही शांत हो जाता है, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। रैक फिर उसे और रेडिशेस देता है। रैक मानता है कि अगर गॉड ने इस एनिमल को बचाया है तो इसमें कोई खास बात जरूर होगी, इसीलिए वह उसकी केयर करता है। खाना फिनिश होने के बाद एनिमल और मांगता है, लेकिन रैक मना कर देता है। उसे पेशेंस सीखना होगा। एनिमल सिर हिलाकर मान जाता है। रैक वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर जानवर कोई परेशानी करे तो उसे बताया जाए। यूरी ने इस सबसे कुछ सीखा है, लेकिन वह बाद में बोलने का फैसला करता है। अब रैक एक ब्लू लिजर्ड मैन से बात करता है। पता चलता है कि वह वेपन बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन पुराने लीडर के स्ट्रिक्ट रूल्स ने उसे रोक रखा था। अगर सही रिसोर्सेज मिलते तो वह और भी अच्छे वेपन बना सकता था। प्रॉब्लम लकड़ी की कमी है। वह बची खुची लकड़ी फ्यूल के रूप में यूज करता था। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद रैक उसे अगले दिन फाइनल फैसले का प्रॉमिस करके भेज देता है। इसके बाद एक ओल्ड लिजर्ड मैन आता है जिसका लेफ्ट हाथ नहीं है। वह खुद को एक वॉन्डरर बताता है। ट्रैवल के दौरान उसने रास्तों को पहचानना सीख लिया है। उसने ऐसे इलाके देखे हैं जहां उनकी मौजूदा पॉपुलेशन के लिए इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं। हालांकि उसे यह यकीन नहीं है कि वे लैंड अब भी खाली हैं या नहीं, लेकिन इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कोई और रोमर या ट्राइब पहले ही वहां बस चुकी हो। रैक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वहां रहने वाले लोग एनिमी हुए तो वह उन्हें हराकर उनकी लैंड छीन लेगा। भटकने वाला मैन रैक के फैसले को एक्सेप्ट करता है और जो भी प्लानिंग उसने बनाई है उस पर भरोसा करने को तैयार है। इसके बाद रैक एक और सवाल पूछता है, क्या वह भी उसी गॉड पर भरोसा करेगा और उस पर विश्वास करेगा? इस पर वॉन्डर मैन स्काई की ओर इशारा करता है। वह कहता है कि वह स्टार में विश्वास करता है। रात में वह समझाता है, अगर कोई स्टार के रास्तों को समझना सीख ले तो वह कभी रास्ता नहीं भटकता। रैक प्रॉमिस करता है कि वह भी स्टार पर ट्रस्ट करेगा। अगर अगले कुछ दिनों में वॉन्डरर अपनी बात साबित कर देता है तो इसके बाद वह कुछ समय रैक को रोप के इस्तेमाल के बारे में सिखाता है। जब वह स्टार के बारे में अपना सारा नॉलेज दे देता है तो वह चाहता है कि रैक अगली रात उसी समय स्टार को देखे। उसी समय यूरी रैक से मिलने आता है। साफ दिखता है कि वह किसी बात को लेकर परेशान है। एक पल के लिए रैक को लगता है कि बात मानून के बारे में होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, यूरी एक इंटरेस्टिंग बात जरूर बताता है। मानून खाना देखकर थोड़ा नाराज जरूर लगता है, लेकिन अगर टाइम पर खाना दे दिया जाए तो वह बिल्कुल पेट एनिमल जैसा बिहेवियर करता है। यूरी के आने का असली कारण यह है कि उसने रूमर्स सुनी है कि जल्द ही सबको यह प्लेस छोड़कर ट्रैवल पर निकलना होगा और इस ट्रैवल के लिए खाना कलेक्ट करना जरूरी है ताकि रास्ते में भूखे न मरे। आज यूरी ने देखा कि कैसे रैक ने एक बहुत डेंजरस एनिमल को ऐसे काबू में कर लिया जैसे वो कोई पेट एनिमल हो। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वे उन बफलो को भी पेट बनाने की कोशिश कर सकते हैं और अपनी खाने की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी सोच के साथ रैक की ट्राइब एक नई सर्वाइवल स्किल खोज लेती है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग। देखिए, ह्यूमन पास्ट में दो मेनली सर्वाइवल वर्क के तरीके यूज कर रहे हैं। पहला है फार्मिंग और दूसरा है एनिमल लाइफ स्टॉक। अगर नेबुला को इन दोनों में से चुनना होता तो वह फार्मिंग को चुनता, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक इसे बनाए रखना ईजी होता है। पास्ट इसका सबूत है। हमारे एंसेस्टर्स और अर्ली सिविलाइजेशन हमेशा रिवर के पास बसी थी, लेकिन जिस ट्राइब पर नेबुला रूल करता है वह इंसान नहीं है। लिजर्ड मैन के बॉडी मजबूत है और वे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आसानी से ढल लेते हैं। ऐसे में फार्मिंग की कंपैरिजन में लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन उनके लिए कहीं बेटर रहेगा। इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए उन्हें वेपन बनाना और उनका यूज करना सीखना होगा। और इस टाइम वही ब्लू लिजर्ड मैन, जिसे आयरन का काम आता है, आयरन से वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। नेबुला इस बात से खुश है कि वे अब आयरन के वेपन बना पा रहे हैं। भले ही वे ब्रॉन्ज से कमजोर हों, लेकिन फिलहाल यही काफी है। ये एक बहुत बड़ी जंप है, खासकर उस ट्राइब के लिए जो पहले सिर्फ पत्थर पर डिपेंड थी। एक और बात जिसने नेबुला का अटेंशन खींचा वह था स्टार का नॉलेज रखने वाला पर्सन। भले ही उसकी नॉलेज स्टार्टिंग लेवल की हो, फिर भी नेबुला चाहता है कि वह आगे चलकर इसे और बढ़ाए। उस रात रैक स्काई की ओर देखता है और खुशी से समझ जाता है कि तारों को देखने वाला सही था। तारे सच में एक राइट डायरेक्शन प्रेजेंट करते हैं। अब वह एस्ट्रोनॉमी के इंपॉर्टेंस को समझने लगता है और यह भी कि यह उनके फ्यूचर को कैसे डायरेक्शन दे सकता है। कुछ देर बाद सभी लोग ऑल्टर के पास इकट्ठा होते हैं, जहां रैक एक बैड न्यूज सुनाता है। वह याद दिलाता है कि कितना टाइम बीत चुका है जब से काइंड पावर उन्हें इस लैंड पर लाई थी। न केवल इतना, बल्कि उसी सुपर पावर ने उन्हें उनके दूसरे ब्रदर से रियूनाइट किया था। गॉड ने उन्हें जंगल में भटककर मरने देने के बजाय बचाया। गॉड जानता था कि उनमें पावर और यूनिटी है, तभी उसने उन्हें अपने प्योर प्लेस में इनवाइट किया। लेकिन रैक को लगता है कि अब इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने का टाइम आ गया है और अपने ऑरा की ग्रोथ करनी चाहिए। वह स्टार गेजर को बुलाता है और सबके सामने उसका इंट्रोडक्शन कराता है, वही ह्यूमन जिसने रैक को स्टार की पाथ समझने में मदद की। रैक यह भी साबित कर चुका है कि उसका नॉलेज झूठ नहीं है। इसी कारण वह इस लिजर्ड मैन ट्राइब का हेड स्टार गेजर को गाइड की पोजीशन देता है। अब से यह सबको पता होना चाहिए कि वही उन्हें उनके नए घर तक ले जाएगा। इसके बाद रैक उससे कहता है कि वह बताए कि वे आगे कहां जाएंगे। इंटेलिजेंट लिजर्डमैन फिंगर्स उठाकर एक डायरेक्शन की ओर इशारा करता है। अगले दिन सनराइज होते ही वे साउथ की ओर ट्रैवल शुरू करेंगे। यह यात्रा पूरे 10 डेज की होगी। रास्ते में उन्हें एक रॉटन हुई लेक मिलेगी। उसके 3 दिन बाद वे माउंटेन और वैली से गुजरेंगे। अगर वे उसकी बताई डायरेक्शन फॉलो करें तो वह उन्हें एक लास्ट
वास्ट जंगल तक ले जाएगा। वह जंगल वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ है और कई ट्राइब वहां रहती हैं। शॉर्ट में वह जगह उनकी करंट पॉपुलेशन के लिए सबसे बेस्ट है। स्पीच के बाद रैक रिस्पेक्टफुली उस वॉन्डरर को गुड बाय करता है और फिर सबका अटेंशन अपनी ओर खींचता है। वह यूरी से जोर से पूछता है कि हर बफलो को मार देना क्यों जरूरी नहीं है। यूरी उम्र में बड़ा है लेकिन मंच पर बोलते समय डर जाता है और हेजिटेंट करने लगता है। वह कहता है कि अगर वे कुछ बफलो को जिंदा रखें तो असली भूख के टाइम उनका यूज कर सकते हैं। रैक उसकी आइडिया की खुलेआम तारीफ करता है। फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए रैक उसे आयरन का वेपन गिफ्ट में देता है। सब लोग आयरन का वेपन देखकर हैरान रह जाते हैं। रैक यूरी तक ही नहीं रुकता, जो लोग अपने एपेटाइट को रोक पाए उन्हें भी प्राइज मिलता है। इन प्राइज को देखकर बाकी लिजर्ड मैन भी ऐसे वेपन पाने की विश रखने लगते हैं। रैक की प्लानिंग काम कर रही थी। फिर रैक एक बफलो की स्कल उठाकर अपने चेहरे पर पहन लेता है जैसे कोई प्योर क्राउन। वह वॉरियर्स को आगे आने का समन देता है। यूरी सबसे पहले आगे आता है और उसे भी स्कल दी जाती है। जो स्कल पहनते हैं वे स्केलेटन वॉरियर्स बन जाते हैं। वॉरियर्स जो रैक के साथ खड़े रहेंगे और अपने गॉड की विश को वर्ल्ड में उतारेंगे। अब वे इस प्योर लैंड में और नहीं रुक सकते। उनका गॉड उन्हें आगे बढ़ने का समन देता है। जैसे ही सनसेट होती है रैक अपने गॉड नेमलेस बीटल गॉड का नेम लेकर सबको कमांड देता है। पाथ डिफिकल्ट होगा, एग्जाम्स नॉन स्टॉप होंगी, लेकिन उन्हें सहना होगा। यही उनका सैक्रिफाइस है। न्यू जर्नी, न्यू स्टार्टिंग के नीचे खड़ा रैक अपने गॉड से सॉरी होता है अपने नेम का यूज कर लिजर्ड मैन को यूनाइट करने के लिए। लेकिन गॉड ये सब देखकर प्राउड फील करता है। रैक ने कभी उसे अपसेट नहीं किया। रियल गेम अब शुरू होता है। अनबीटेबल हीट में पूरी लिजर्डमैन ग्रुप रेगिस्तान से पास होती है। हीट इतनी अनबेरेबल होती है कि मानो गिर पड़ता है। रैक थोड़ी देर रुकने का डिसाइड करता है। 3 दिन बीत चुके हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। तभी यूरी दौड़ता हुआ आता है। उसने दूर से एक और ट्राइब देखी है। वे ऑक्स हैं, लूटने के मोटिव से आए हुए। लेकिन पूरा ग्रुप देखकर वे डर जाते हैं और इमीडिएटली सरेंडर कर देते हैं। लिजर्डमैन पहले उन्हें फूड देते हैं। फिर ऑक्स बताते हैं कि उनका घर एक मॉन्स्टर ने छीन लिया है। नेबुला देखता है एक बाड़ा सेंटिपीड जिसके ऊपर एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है। ये एक अबोमिनेशन है, एंशिएंट गॉड्स ने बनाई गई पावरफुल ट्राइब। ये बहुत पावरफुल क्रीचर है, इससे अभी फाइट करना फुलिशनेस होगी। लैंड शेक करता है लेकिन ऑक्स बताते हैं ये अभी सो रहा है। जब तक उनके पास टाइम है रैक अपने ऑप्शंस पर रीथिंक करने लगता है। वॉन्डरर के अकॉर्डिंग अगर वे वापस जंगल की ओर टर्न हो और पहाड़ों के ग्रुप्स के साथ चलें तो ट्रैवल में 8 एक्स्ट्रा डेज लग जाएंगे। सिर्फ एक राउंड लगाने के लिए 8 डे का खाना बर्बाद करना रैक को हेजिटेट पर मजबूर कर देता है। लेकिन उस डेंजरस मॉन्स्टर से डायरेक्ट फाइटिंग भी इम्पॉसिबल लगता है, मेनली तब जब उसके लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। रैक बीच में अटका हुआ है, एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ। इसी ड्यूरेशन में जाल हाई क्लिफ्स और उनके एज पर रखे मैसिव स्टोन को देखती है। आप गेस किया सकते हैं कि वह क्या सोच रही है। दैट्स वाई वह लॉन्ग रूट लेने के बजाय लड़ने का आइडिया देती है। जब जाल लड़ने की बात कहती है तो उसे पूरी समझ होती है कि वह क्या कह रही है। आफ्टर ऑल उसकी इंटेलेक्चुअल पावर नॉर्मल लिजर्ड मैन से कहीं ज्यादा है। वह पहले ही समझ चुकी है कि इस एरिया का यूज वे अपने बेनिफिट के लिए कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो इसके लिए उन्हें एक ऐसी टेक्निक ढूंढनी होगी जिससे वे कम से कम मेहनत में उन बीडी स्टोन्स को क्लिफ से नीचे गिरा सकें। उसे याद आता है कि कैसे ब्लैकस्मिथ ने एक कंट्रैप्शन का यूज किया था, बेलोज, जिससे ब्रेजियर में ज्यादा ऑक्सीजन जाती थी और फ्लेम्स स्ट्रॉन्गर हो जाती थी। सिमिलरली उन्हें भी कोई ऐसी टेक्निक निकालनी होगी जिससे वे इन हेवी स्टोन्स को करेक्ट मेथड से पुश किया सकें। अच्छी तरह सोचने के बाद वे एक लीवर मैकेनिज्म बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं जिससे स्टोन्स को क्लिफ से नीचे गिराया जा सके। कंबाइन एफर्ट्स के बाद वे फाइनली स्टोन्स को सही जगह पर शिफ्ट करने में सक्सेस हो जाते हैं। नेबुला अपनी सिविलाइजेशन को प्रेज करता है कि उन्होंने इतनी सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेथड सोच ली जिससे इस मॉन्स्टर जैसे सेंटिपीड को फिनिश किया सके। फिर भी विन अश्योर करने के लिए जरूरी है कि सारे स्टोन्स एक साथ गिराए जाएं। फाइनली वे पहला स्टोन पुश काटी है और वह डेडली स्पीड से नीचे लुढ़कता है। मॉन्स्टर बहुत देर से इस डेंजर को फील करता है। पहला स्टोन अपने टारगेट पर लगता है और मॉन्स्टर से टकराता है, लेकिन उससे ज्यादा इंजरी नहीं होती। वे बस उसकी स्कल का थोड़ा सा पार्ट तोड़ पाते हैं और इससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मॉन्स्टर ऊपर की ओर क्लाइंब करने लगता है, उन लिजर्ड मैन को क्रश करने के लिए दौड़ता हुआ जिन्होंने उस पर स्टोन फेंके थे। स्केलेटन सोल्जर के दूसरे ग्रुप को अगला स्टोन गिराने को कहा जाता है, लेकिन वे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब बहुत देर हो चुकी होती है। नेबुला के पास खुद हेल्प करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। वह रैक के बॉडी में उतरता है और अपनी ही पावर से स्टोन को पुश देता है। दूसरे स्टोन के गिरते ही जाल उन्हें थर्ड स्टोन गिराने के लिए कहती है, लेकिन अब दोबारा लीवर लगाने का टाइम नहीं होता। तभी गिगाचार्ड लिजर्डमैन रैक खुद पूरी पावर लगा देता है और प्योर रॉ मसल की पावर से उस बीडी स्टोन को पुश किया देता है। उसकी मसल्स फूल जाती हैं, वेन्स पॉप करती हैं और वह स्टोन को क्लिफ से नीचे पुश किया देता है। फिर भी नेबुला जानता है कि शायद यह भी काफी ना हो। उसी पल रैक अपना जैवलिन पकड़ता है और क्लिफ से जंप लगा देता है। वह जैवलिन को नीचे की ओर किसी सेंटिपीड की तरफ फेंकता है जो सीधे मॉन्स्टर के एक मेन पार्ट में जाकर लगता है। मॉन्स्टर पेन से चीख उठता है और उसी मिनट गिरता हुआ स्टोन भी उससे टकराता है, उसकी स्कल पर सीधा वार करता हुआ। इसके बाद लास्ट स्टोन उसके फेस पर आकर गिरता है और उसे पूरी तरह क्रश किया देता है। रैक वापस लैंड पर सेफली उतरता है और मॉन्स्टर को गिरते हुए देखता है। अपने सीट पर लौटकर नेबुला आखिरकार राहत की सांस लेता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि एक अबोमिनेशन को सक्सेसफुली वश में कर लिया गया है। इस अचीवमेंट से नेबुला की फेथ बढ़ जाती है। इसके साथ ही सिस्टम उसे एक नई स्किल गिफ्ट में देता है, अबोमिनेशन एसेंस, जिसे नेबुला लॉन्ग टाइम से पाना चाहता था। जैसा कि आप जानते हैं, नेबुला फेथ स्कोर का यूज करके अपनी सिविलाइजेशन के लिए रिसोर्सेज बना सकता है, लेकिन ऐसी चीज बनाने के लिए जो दुनिया में बिल्कुल मौजूद ही ना हो, उसे स्पेशल इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। यही अबोमिनेशन एसेंस की
असली शाइन सामने आती है। इसकी मदद से नेबुला सेक्रेड बीस्ट्स बना सकता है। सेक्रेड बीस्ट सिर्फ अपने गॉड की विल को दुनिया भर में फैलाने के प्रोसेस में होते हैं। उनमें अपनी बाउंड्रीज बढ़ाने की पॉसिबिलिटी होती है और उन्हें हाई लेवल तक पहुंचाने पर उन्हें नए क्लास मिलते हैं, जैसे अपोस्टल या एवेटार। फॉर नाउ नेबुला इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि वह किस तरह का सेक्रेड बीस्ट बना पाएगा। इधर लिजर्ड मैन की ओर लौटें तो वे मॉन्स्टर की डेड बॉडी को बेकार जाने देने से साफ मना कर देते हैं। वे उस मॉन्स्टर के बॉडी का यूज खाने के लिए करने की प्लान बनाते हैं, लेकिन उसकी स्मेल बहुत डेंजरस होती है। जाल एक बाइट लेकर देखती है और तुरंत समझ जाती है कि इसका टेस्ट बिल्कुल गार्बेज जैसा है। टेस्ट को किसी तरह बचाने के लिए वे डिसाइड करते हैं कि इसमें दूसरी चीजें मिलाई जाए ताकि यह कम से कम खाने लायक बन सके, भले ही यह कोई बढ़िया खाना ना हो। जाल सजेशन देती है कि इसमें फ्लेवरफुल फ्लोरा मिलाकर आग पर रोस्ट किया लिया जाए। इस तरह उन्हें उस रॉटन स्मेल से डील नहीं करना पड़ेगा। वे उसकी बात मान लेते हैं। जब रैक एक बाइट लेता है तो वह हैरान रह जाता है। अब ये इतना बुरा नहीं लगता। जाल इस टेक्निक को समझाती है जिसे कुकिंग कहा जाता है। उसने फ्लेवर्ड फ्लोरा डाली और मीट को आग पर रोस्ट किया। ये न्यू आइडिया देखकर रैक बहुत इंप्रेस होता है और खुद भी यह स्किल सीखने की जिद करता है। खाते समय जाल बताती है कि ऑक चीफ का एक एयर है। ये बात एक आइडिया को स्पार्क देती है। शायद रैक को भी एक फ्रेंड ढूंढना चाहिए। ये सुनते ही रैक का दिमाग पूरी तरह क्रैश हो जाता है। जाल पूरी सीरियसनेस से कहती है कि वे ओल्ड हो रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन का होना नेचुरल है। जब रैक गहरे सोच में डूब जाता है, जाल कहती है कि वह उसकी फ्रेंड बनने के लिए रेडी है। जैसे ही रैक जवाब देने वाला होता है, उसकी नजर जाल के पीछे किसी शाइनी चीज पर पड़ती है। वह किसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट जैसी लगती है। ये पहले मॉन्स्टर की बैग पर बनी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई थी। यूरी, जो थोड़ा इडियट है, उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि ये खाने की चीज नहीं है। वॉन्डरर बताता है कि ये मेटल है, खास तौर पर इसे गोल्ड कहा जाता है। जाल भी कहती है कि उसने पहले ऐसा मेटल देखा है। ब्लैकस्मिथ ने उसे अलग अलग मेटल्स दिखाए थे। अगर इसे अच्छे से पॉलिश किया जाए तो यह लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करता है और बहुत सुंदर शाइन करता है। इसके अलावा इसका कलर नहीं बदलता और टाइम के साथ खराब भी नहीं होता। ह्यूमंस के लिए यह मेटल बहुत एक्सपेंसिव मानी जाती है, लेकिन यूरी जैसे लिजर्ड मैन के लिए यह बस एक बोझ है, भारी और खाने लायक नहीं। इसी बीच वॉन्डरर आइडिया देता है कि यूरी आसपास रहने वाले हिरणों का हंट करे। वे हुफ्ड वाले एनिमल होते हैं जिनके हॉर्न्स होते हैं और उनका मीट स्वीट और टेस्टी होता है। ऑक्स के अकॉर्डिंग उनका एक ग्रुप पास ही कहीं होना चाहिए। यूरी खुश हो जाता है और तुरंत निकल पड़ता है, जबकि रैक अभी भी इस मेटल के बारे में सोच में डूबा रहता है। कुछ टाइम बाद शाम हो जाती है। सामने हंट किया हुआ हिरन रखा है, लेकिन रैक उसे खाने के बजाय अभी भी आइडियाज में कंफ्यूज्ड है। अगर सोना सच में खराब नहीं होता तो फिर उस मेटल को बनाने वालों का क्या थॉट्स था ऐसी चीज बनाने का जिसे टाइम भी वेस्ट न कर सके। ये क्वेश्चन उसे और भी ज्यादा उत्सुक कर देता है कि ये क्रिएटर क्या बताना चाहती है। जो लौट कर बताती है कि पूरा लाउंज रात के आराम के लिए तैयार है। रैक हैरान होता है कि उसने उसे ढूंढ कैसे लिया, जबकि उसने किसी को अपनी जगह नहीं बताई थी। उसने उसे उसके फर वाले कपड़ों की वजह से पहचान लिया। ये कपड़े पहनने का सुझाव उसी ने दिया था। एक लीडर के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सही। रात हो जाती है और रैक के सामने रखा हिरन रॉटन होने लगता है, फिर भी वो वहीं बैठा रहता है, क्रिएटर का मीनिंग समझने की कोशिश करता हुआ। अचानक वियो देखता है कि जुगनू रोशनी की लाइंस बनाते हुए उड़ रहे हैं, जैसे कोई सिंबल बना रहे हो। पहले तो रैक को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये मायने नहीं रखता कि ये सच है या इमेजिनेशन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जुगनुओं की हरकतें ठीक वैसी ही हैं जैसी टैबलेट पर बनी मार्किंग। फाइनली रैक को वही समझ मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। ये टैबलेट किसी ऐसी चीज का रिप्रेजेंटेशन है जो कभी फिनिश नहीं होती, जिसे टाइम मिटा नहीं सकता। और अब उसे समझ आ गया है कि वियो क्या है। वह पूरी रात उन चिन्हों को समझने में लग जाता है और सुबह हो जाती। वह सीधे जाल के पास जाता है और उसे जगाता है ताकि उसे अपनी डिस्कवरी दिखा सके। मैं पहले ही बता देता हूँ, उसने रिटन लैंग्वेज की कंसेप्ट सीख ली है। वो एक टहनी से एक सिंबल बनाता है जो एक मेल लिजर्डमैन को शो करता है, फिर उसके पास दूसरा सिंबल बनाता है जो फीमेल लिजर्डमैन को शो करता है। इसके बाद वह दोनों के बीच बराबर का सिंबल बनाता है। ये तीनों सिंबल मिलकर दिखाते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथी हैं। और सबसे खास बात यह है कि रैक ने यह यूं ही नहीं बनाया। इन सिंबल के जरिए वह जाल को बता रहा है कि वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और उसे अपनी फ्रेंड और कंपेनियन मानता है। अब तक जाल भी इस लैंग्वेज को थोड़ा समझ चुकी है। वह उन सिंबल्स के चारों ओर एक गोला बना देती है और उम्मीद करती है कि रैक इसका मतलब समझेगा। और हाँ, लीडर को इसका मतलब अच्छे से पता है और हमें भी। इसी तरह नेबुला की सिविलाइजेशन ने रिटन लैंग्वेज की खोज की।